मित्रों, मैं निर्मल सिंह आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका या विधायिका कह लीजिए व्यवस्थापिका के संदर्भ में व्यापक और विस्तृत रूप से चर्चा की है। और इतनी चर्चा के बाद हमको लगता है कि इन टॉपिकों पर आपकी पकड़ बन गई होगी और आप भारतीय संविधान में इनके लिए क्या प्रावधान है, इनके क्या कार्य और अधिकार हैं, आप जान गए होंगे और एक समझ विकसित हो गई होगी। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं हुई होगी तो बार बार वीडियो देखिए, समझिए, तो अपने से प्रैक्टिस करिए। अपने आप वो चीज़ें आपके पास आ जाएंगी जो चीज़ें चाहिए। तो हमने बताया था कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका ये भारतीय शासन व्यवस्था के 3 आधार स्तंभ हैं। अब इन 3 आधार स्तंभों में 2 की चर्चा हो गई है। अब चर्चा करेंगे हम लोग न्यायपालिका पर। आइए मित्रों, चर्चा करते हैं सर्वोच्च न्यायालय पर। तो जैसा कि हम जानते हैं, भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था अपनाई गई है। एकीकृत का अर्थ है या पिरामिडनुमा न्यायिक व्यवस्था। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, इसके नीचे हाई कोर्ट है और सबसे नीचे जिला जज है, जिला न्यायालय। ये एकीकृत व्यवस्था। अब हम चर्चा करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय को हम उच्चतम न्यायालय, या सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। इसके 2 अन्य नाम हैं। कभी कभी यही पूछ लिया जाता है आपसे, तो समझते रहिए। सर्वोच्च न्यायालय कहें या उच्चतम न्यायालय कहें या सुप्रीम कोर्ट कहें, एक ही चीज है। अब इस सुप्रीम कोर्ट भारत की न्यायिक व्यवस्था को यूएसए मतलब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिकी संविधान से। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की विशेषता क्या है कि यह स्वतंत्र है। यह स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। मतलब कार्यपालिका और विधायिका का हस्तक्षेप इसमें नहीं है। यह स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष ढंग से काम करती है। फिर यह भी जानना जरूरी है कि इसका विकास क्रम क्या है सर्वोच्च न्यायालय का। तो जैसा कि हम जानते हैं, 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था। भारत सरकार अधिनियम, जब भारत गुलाम था, और इसी अधिनियम में एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। स्वतंत्रता के बाद यही संघीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय के रूप में बदल गया। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना किस जन की अधिनियम के तहत की गई थी? तो 1935 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। और आगे स्वतंत्रता के बाद यही संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में तब्दील हो गया। आगे मित्रों हम चर्चा करेंगे कि इनका गठन कैसे होता है। आइए गठन पे चर्चा करते हैं। ये गठन कैसे होता है?
तो शुरू में जब संविधान बना था मित्रों, तो पहले अनुच्छेद जान लीजिए कि अनुच्छेद 124 एक गठन का प्रावधान करता है। और जब नया नया संविधान बना था तो कह दिया गया कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा, एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 7 न्यायाधीश होंगे। मतलब कुल न्यायाधीशों की संख्या उस समय 8 थी, जिसमें से एक मुख्य थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य थे। वर्तमान समय में क्या है, तो एक मुख्य न्यायाधीश हैं और 30 अन्य न्यायाधीश है। मतलब कुल न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में 31 है। अब इन न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाता कौन है? संसद। संसद द्वारा समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाती है। बढ़ाई इसलिए जाती है कि जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ती जाती है, कोर्ट पर कार्य का भार बढ़ता जाता है। उस कोर्ट के भार को कम करने के लिए, त्वरित रूप से कार्य करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर इसीलिए संसद द्वारा बढ़ाई जाती है, ताकि कोर्ट के निर्णय समयानुकूल समय के साथ हो सके। आइए अब हम देखेंगे कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। ये समझने की बात है। यह नियुक्ति प्रक्रिया, नियुक्ति नियुक्ति कौन करता है? जजों की तो प्रेसिडेंट, सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति आप पहले भी राष्ट्रपति में पढ़ चुके हैं कि प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। अब इसमें क्या करता है? क्या प्रेसिडेंट अपने से किसी को, अपने स्वविवेक से किसी को जज बना सकता है? तो नहीं मित्रों, यह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है। मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा नियुक्त करने के लिए। आगे चल करके एक व्यवस्था डेवलप हो गई जिसको कोलिजियम सिस्टम कहते हैं। कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम व्यवस्था कभी कभी पूछ देता है। ये व्यवस्था क्या है? तो 5 जजों का समूह है। 5 जजों का समूह है यह, और यही समूह जजों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास सिफारिश करता है कि किनको नियुक्त किया जाए, और उसी आधार पर राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। तो मित्रों याद रखिएगा, प्रेसिडेंट तो नियुक्त करता है, लेकिन इसमें मुख्य न्यायाधीश की भूमिका होती है। और किस व्यवस्था के तहत अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कोलिजियम सिस्टम के तहत। कोलिजियम सिस्टम क्या है? तो 5 जजों का एक समूह होता है, और वही समूह निर्धारित करता है कि किस जज को, किस व्यक्ति को जज बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट में। आगे आइए, आगे देखते हैं कि शपथ कौन दिलाता है। शपथ पे चर्चा कर लेते हैं। तो शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के जजों को सदैव शपथ प्रेसिडेंट द्वारा दिलाई जाती है। कार्यकाल क्या होता है? पैंसठ वर्ष की आयु तक। इसमें न्यूनतम उम्र की बात नहीं होती है। ये होती है चूंकि काफ़ी अनुभवी व्यक्ति होते हैं जिनको नियुक्त किया जाता है, तो इनकी काफ़ी उम्र हो जाती है। तो ऐसे में इनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होती है। अगर 65 वर्ष आज नियुक्त किया जाए, 2 वर्ष बाद यदि, या 2 महीने बाद, या 1 महीने बाद 65 वर्ष की आयु वो पूरी कर लेते हैं, तो उनका कार्यकाल समाप्त माना जाएगा। अब आगे देखते हैं कि भैया इनकी योग्यता क्या होती है। क्या है योग्यता? कैसे लोग सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाए जाते हैं? तो योग्यता पे चर्चा करते हैं।
तो योग्यता, पहली शर्त, वह भारत के नागरिक हो, भारत के नागरिक होने चाहिए ये। दूसरी योग्यता इनकी है, ये होना चाहिए कि 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में जज रहे हों। तीसरी, या 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वकील रहे हों, वकालत उन्होंने की हो। और तीसरी योग्यता, प्रेसिडेंट की नज़र में विधिवेता होगा। ये इनकी योग्यता है। पहली योग्यता, वह भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा, 5 वर्ष तक वो हाई कोर्ट के जज हो रहे हो, किसी भी हाई कोर्ट में। अगर ये नहीं है तो 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में इन्होंने वकालत की हो और राष्ट्रपति की नज़रों में वो व्यक्ति विधिवेता होना चाहिए, प्रख्यात विधिवेता। अब आगे चर्चा करेंगे कि त्याग पत्र किसको देंगे। तो मित्रों, प्रेसिडेंट को सदैव अपना त्याग पत्र ये प्रेसिडेंट को देंगे। आगे एक प्रक्रिया है कि इनको हटाया कैसे जाएगा। अगर किसी जज को उनके पद से हटाना है तो कैसे हटाया जाएगा, आइए इस पे चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा इसको समझना है, हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया। तो मित्रों, सदैव जजों को हटाएगी संसद। संसद द्वारा हटाया जाता है। अब आप समझ रहे होंगे, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इन्हीं दोनों सदनों में से किसी एक सदन में हटाने का प्रस्ताव आएगा या हटाने की पहल करेगा। अगर लोकसभा में आता है तो 100 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए, और यदि राज्यसभा में आता है तो 50 राज्यसभा सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। लेकिन हटाने का आधार क्या होगा, कौन से आरोप लगाए जाएंगे? आधार होगा कदाचार। आधार क्या होगा हटाने का? तो कदाचार, अर्थात आपने भ्रष्टाचार किया हो। अगर अब ऐसे समझते हैं हटाने की प्रक्रिया में कि संसद हटाती है, संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा, किसी एक सदन में प्रस्ताव आएगा। अगर लोकसभा में आता है तो 100 सदस्यों का हस्ताक्षर उस पर होना चाहिए, और यह राज्यसभा पे आता है, राज्यसभा में, तो 50 सदस्यों का। हटाने का आधार क्या है? तो कदाचार। कदाचार के आधार पर इस पर आरोप लगाया जाएगा। अब जैसे ही यह लोकसभा में आता है और लोकसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है, तो यह दूसरे सदन में जाता है, राज्यसभा में। अब ये अगर यहां से पारित हो गया तो उसकी समीक्षा करेगा, उसकी जांच करेगा कि क्या न्यायाधीश ने गलती की है। अगर वो गलती मान लेता है और वो भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है, तो उसी समय से पद रिक्त माने जाएंगे मुख्य न्यायाधीश के। ये मित्रों इतनी जटिल प्रक्रिया है कि आज तक इस तरह से किसी भी जज को हटाया नहीं जा सका। मित्रों, यहाँ एक और चीज बताने की बात है कि कभी कभी लोग कहते हैं कि जजों को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। महाभियोग वाली प्रक्रिया है, लेकिन महाभियोग इसको नहीं कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है कि जजों के हटाने की प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया कराएगी। वैसी मिलती जुलती प्रक्रिया है
लेकिन उसको हम महाभियोग कभी नहीं कहेंगे। आगे आइए, अब देख लेते हैं वेतन। वेतन कौन देता है भैया? तो वेतन के संदर्भ में 2-3 चीजें हैं जानने की। एक, कि संसद तय करती है कि वेतन कितना दिया जाएगा। संसद तय करेगी कि इनको वेतन कितना दिया जाएगा। अब मुख्य न्यायाधीश को वेतन, मुख्य जज को, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको वेतन मिलता है 2,80,000। और जो अन्य न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीश 2,50,000 रुपया इनको संचित निधि से, कहां से दी जाती है? संचित निधि से। और मित्रों, एक चीज समझने की आवश्यकता है, जो भी जजों को वेतन भत्ता सुविधाएं दी जाती है, उसको उसके कार्यकाल के दौरान कभी भी उसमें कटौती नहीं की जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि तटस्थ होकर के न्यायपालिका कार्य कर सके और विधायिका और कार्यपालिका द्वारा उस पर दबाव न बनाया जा सके। तो चलिए मित्रों, ये हो गया। अब आगे चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से कार्य और अधिकार हैं। आइए मित्रों, अब चर्चा करते हैं कि उच्चतम न्यायालय के कौन कौन से कार्य और अधिकार हैं। तो सबसे पहला, मूल अधिकारिता संबंधी अधिकार। मूल अधिकारिता संबंधी कार्य। अब यहां देखने की बात है कि इसमें कौन कौन से केस शामिल होते हैं। यदि मान लीजिए किसी राज्य सरकार और भारत सरकार में विवाद हो जाए, या एक से अधिक राज्यों और भारत सरकार में विवाद हो जाए, या एक से अधिक राज्य और दूसरी तरफ भारत सरकार और अन्य राज्य हो, या राज्य और राज्यों के बीच विवाद। राज्य और राज्यों के विवाद, ऐसे सारे केस सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनी जाती है। ध्यान देके समझिए इसको। यदि एक तरफ कोई राज्य हो और दूसरी तरफ भारत सरकार हो, फिर दूसरी कंडीशन में एक से अधिक राज्य हो और दूसरी तरफ भारत सरकार हो। तीसरी कंडीशन, एक तरफ राज्यों माने बहुत से राज्य हो और दूसरी तरफ भारत सरकार और अन्य राज्य हो, या राज्य और राज्य के बीच विवाद हो। तो ऐसे अधिकार मूल अधिकारिता के तहत आते हैं, जिनको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी बोला जाता है। यहाँ शुरू ही होता है सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केस की सुनवाई। इसको हाई कोर्ट में नहीं लेकर जाया जाएगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट ऐसे अधिकार को सुनता है। अब दूसरा अधिकार क्या है भैया? रीट संबंधी अधिकार। यह मानवाधिकार से संबंधित है, मूल अधिकारों की रक्षा से संबंधित अधिकार होती हैं, जिसकी उल्लेख 32 में किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रीट जारी करती है। अब ये रीट 5 तरह के कौन कौन से होते हैं, इसकी विस्तृत चर्चा हम करेंगे जब मूल अधिकार पढ़ेंगे। यहाँ प्रसंगवश यहाँ उल्लेख करना अनिवार्य था, इसीलिए हमने उल्लेख किया। आगे एक अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट का, अभिलेखीय न्यायालय है। यहाँ अभिलेखीय न्यायालय, इसका अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी निर्णय दिए जाते हैं वो नोट कर लिए जाते हैं, अभिलेख की तरह संरक्षित रखे जाते हैं, ताकि नीचे वाले कोर्ट उसकी
उसके आधार पर निर्णय दे सकें। ये संरक्षित रखे जाते हैं और नीचे वाले जो भी जैसे हाई कोर्ट, जिला जज, इन न्यायालयों में इनके आधार पर निर्णय दिए जाते हैं, इसीलिए ये अभिलेखीय न्यायालय कहे जाते हैं। अब अगला है सलाहकारी भूमिका, सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी भूमिका। आइए सलाहकारी भूमिका समझते हैं। अब अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति को जब जरूरत हो वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सलाह को मानना या न मानना प्रेसिडेंट पर निर्भर करता है। मान भी सकता है, नहीं भी मांग सकता है, लेकिन इस भूमिका के तहत प्रेसिडेंट को यह अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगे। विधि संबंधी मामला यदि कभी देश के सामने उपस्थित होता है और सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना जरूरी होता है तो राष्ट्रपति इस अधिकार का प्रयोग करके सलाह सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है। यह अलग बात है कि इस सलाह को राष्ट्रपति माने या न माने, इसकी इच्छा पर निर्भर करता है। अब मित्रों, एक अधिकार होता है न्यायिक समीक्षा अधिकार। न्यायिक समीक्षा, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अपने ही द्वारा दिए गए निर्णय को समीक्षा करता है और पुनः दूसरा निर्णय देता है। कहने का मतलब पहले निर्णय को कहता है कि नहीं भाई ये गलती से निर्णय हो गया, या अब हम ये निर्णय दे रहे हैं, तो अपनी ही जो भी निर्णय होता है उसकी वो समीक्षा करता है। इसीलिए न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। या भारत सरकार कोई ऐसा विधेयक या कानून बनाती है जिससे जनता के मानवाधिकारों या मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा के तहत समीक्षा करती है और उसको शून्य घोषित कर देती है, अमान्य घोषित कर देती है कि नहीं, यह कानून भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है। मित्रों, अब कुछ अन्य कार्य भी संपन्न करता है सुप्रीम कोर्ट। अन्य कार्य देख लेते हैं। तो पहला है, यह संविधान का व्याख्याता है। संविधान का व्याख्या करता है। यदि संविधान कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि संविधान की व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ जाए कि संविधान क्या कहता है, तो संविधान को व्याख्या करने का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को है। दूसरा, यह संविधान का रक्षक है, संरक्षक। संविधान में जिन भावनाओं को, जिन अधिकारों को व्यक्त किया गया है उनकी रक्षा करता है। क्योंकि हमने पहले ही बताया कि न्यायिक समीक्षा के तहत यदि भारत सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे लोगों के अधिकारों का हनन होता है तो उसकी समीक्षा करता है और उसको अमान्य घोषित कर देता है। इसीलिए इसको भारतीय संविधान का रक्षक कहा जाता है। ऐसे मित्रों, हमारा सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया। हमने सिलेसिलेवार ढंग से सारे तथ्यों, विचारों, अवधारणाओं को आपको समझाने का प्रयास किया। जहाँ तक मेरा मानना है कि आप लोग समझ गए होंगे और बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं आई है तो बार बार वीडियो देखिए, समझिए। मित्रों, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।